थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ के प्रूफ में हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकला था, उस रिजल्ट को हम एक बार दोबारा लिखते हैं। V इज इक्वल टू 2ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पे V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। M क्या था? मास ऑफ चार्ज कैरियर। पॉजिट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी चार्ज कैरियर हो, ये उसका क्या होगा? मास होगा। L क्या होगी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या होगा? एरिया ऑफ द कंडक्टर। E क्या होगा? चार्ज ऑन दैट चार्ज कैरियर। एंड N क्या होगा? N क्या होगा? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एंड टाउ क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो इस रिलेशन से हमने इस रिलेशन को कंपेयर किया था V इज इक्वल टू आई आर से। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी? ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है जिसको हमने R के इक्वल प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ किया इसको? क्योंकि हमने V इज इक्वल टू आई आर से कंपेयर किया और इस टर्म को एक कांस्टेंट टर्म प्रूफ कर दिया, तो ये क्या बन गई? R बन गई। तो यहां से एक रिजल्ट निकला, R इज इक्वल टू 2ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की क्या होगी? वैल्यू होगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है, अभी ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस जो हम ऐसे बनाते हैं, ये दिस इज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड है? M मटेरियल का है, L लेंथ उसी मटेरियल की होगी, एरिया उसी का होगा, ये होगा ये। तो मतलब रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल के पास अगर मास है तो उसके पास मास है, तो उसके पास चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर है तो उसके पास चार्ज भी है, उसके पास लेंथ भी है, उसके पास एरिया भी है। तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता ही होता, चाहे वो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो। तो R इज इक्वल टू 2ml NE स्क्वायर A टाउ। अब इसी रिलेशन को एक बार ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखो, इस रिलेशन को कंपेयर करो। कंपेयर R इज इक्वल टू रो L बाई A। कंपेयर करते हैं। ये कहां से आई? याद रखने के लिए लिख सकते हैं फ्रॉम 10th क्लास। हमने इस रिलेशन को 10th क्लास में बनाया है, फ्रॉम 10th क्लास। R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब L, इसको L और A को ऐसी चीज L A, तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी? रो की। और रो क्या है यहाँ पे? रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। तो जो ये रो होगा, हमारे पास इस रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। 2m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होगी? हमारी रेजिस्टिविटी होगी। क्या होगी? रेजिस्टिविटी। अभी ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड है, यस। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या लेंथ और एरिया पे डिपेंड है? नहीं। ये सिर्फ M मास ऑफ चार्ज कैरियर, E चार्ज ऑन चार्ज कैरियर एंड रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड है। तो रेजिस्टिविटी को लिख सकते हैं हम इट इज डिपेंड ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि ये सभी टर्म किसके अंदर है? मटेरियल के अंदर है। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। मींस रेजिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल की सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और किस पे डिपेंड होगी? टेम्परेचर पे डिपेंड होगी। कैसे होगी वो आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर के केस में। तो रेजिस्टिविटी आपको पता चल गई, रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। अब रेजिस्टेंस क्या था? R। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस R क्या था? यूनिट क्या? सिंबल ये। यूनिट क्या? O। यही होगी। अब रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंसी। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो क्या लिखेंगे? 1/R लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/R लिखेंगे।
तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या थी, ओम, क्या थी, ओम, तो उसकी यूनिट क्या होगी, महो, या फिर बोल सकते हैं ओम इनवर्स, क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स, या फिर उल्टा सिंबल बना सकते हैं इसको ऐसे, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ऐसे ही रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी रो यूनिट क्या थी, यूनिट क्या थी, बताओ जल्दी से, ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर। कहां से बनी, यहां से बनाते हैं। अब R इज इक्वल टू, इस रिलेशन को देखते हुए R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R की यूनिट ओम, रो, L की यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसर, तो रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, 10th क्लास में भी निकाली होगी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या, ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या, ओम मीटर। तो सिमिलर इसके भी एक वर्ड है जिसको बोलेंगे कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय सिग्मा। ये भी क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या होगी, सिमिलर उल्टा कर दो, महो मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। तो हमने अभी तक पढ़ा कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या है रेजिस्टेंस के साथ, और रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। रेजिस्टेंस के पहला एक वर्ड है कंडक्टेंस, जो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सिमिलर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, जो सिर्फ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। कंफर्म है, तो नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। कंफर्म है, अब हम रब करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, या मटेरियल लिख सकते हैं, फैक्टर्स on which, दोबारा लिखते हैं थोड़ा सा, factors on which resistance depends, resistance depends। अब रेजिस्टेंस फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब रो किस पे डिपेंड होती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, तो नेचर ऑफ द मटेरियल। अब सीधी सी बात है, अगर एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, कंडक्टर इंसुलेटर दोनों है तो मटेरियल। अब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंसुलेटर के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी। सेकंड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल, लेंथ ऑफ द मटेरियल। थर्ड, एरिया ऑफ द मटेरियल। फोर्थ वन फैक्टर हो गया डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। कंफर्म है। एक और फैक्टर है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला जो फैक्टर है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल हो गया, अब लेंथ ऑफ द मटेरियल करते हैं। अभी यहां से ध्यान से देखें, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मींस जो R है रेजिस्टेंस है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल के। क्यों? अगर हम कोई भी मटेरियल लेंगे, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर हमने एक फिक्स मटेरियल ले लिया और उसका टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, तो उसकी फिक्स मटेरियल के टेम्परेचर फिक्स करने से जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप सिंपल है, फिक्स हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, उसकी फिक्स होगी। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो एक कांस्टेंट टर्म होने से एल के क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और एरिया के क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मींस अगर लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ को डिक्रीज कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलर अगर एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया को डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, लेंथ। अब लेंथ में क्या इंटरेस्टिंग है, ये इस पॉइंट से पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मींस हमारे जो कंडक्टर लेंगे, हम जो कंडक्टर, उस कंडक्टर की जो लेंथ लेंगे जब हम रेजिस्टेंस निकालना है, वो हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे। हमेशा कौन सी लेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे। तो लिख लेंगे साथ में, इंपॉर्टेंट है ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ द मटेरियल ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सी वाली, अलोंग द direction of along the direction of current। वेरी गुड, कंफर्म है। नेक्स्ट एरिया पे आते हैं। एरिया कौन सा लें, एरिया लेंगे। अब ध्यान से देखो, एरिया हमने करंट डेंसिटी में पढ़ा था, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए या जे ए कोस थीटा। तो वहां से ए कौन सा लेते थे, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो हमेशा एरिया कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई बात समझ में? तो इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा याद रखेंगे, कंफर्म है, यस और नो? तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन से करते हैं, पहले क्वेश्चन से पहले रिमाइंड करते हैं दोबारा से फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और रो किस पे डिपेंड, नेचर पे डिपेंड। तो R भी बेसिकली किस पे डिपेंड होगा, नेचर पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द मटेरियल। अब लेंथ कौन से वाली लेंथ लेंगे, लेंथ विच इज अलोंग द करंट, मींस वो वाली लेंथ जो करंट की डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट, एरिया कौन सा लेंगे, एरिया जो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, वो वाला एरिया लेंगे। तो यहां से डायरेक्शन का भी पता चल गया, डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा। दिस इज द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। एंड टेम्परेचर वाला फैक्टर बाद में पढ़ेंगे, कंफर्म है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बनाऊंगा, डायग्राम या जो भी क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, और उसका सॉल्यूशन अगर नहीं भी होगा कोई बड़ी बात नहीं, बाकी हो जाएगा, आप सभी इंटेलिजेंट हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम कल मैच करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है जो अब हम करने वाले हैं, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की ये वाली जो साइड है ये क्या है, ए, और ये वाली जो साइड है ये क्या है, बी, और जो ये वाली जो साइड है ये क्या है, सी। कंफर्म है? तो लिख लेते हैं ये ए बी सी। नाउ अब यहां से करंट ऐसे आता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, आई वाले लिख लेते हैं इसको, और ऐसे निकल
फाइंड रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को लिख लेते हैं आर, यहीं पे लिख लेते हैं, इस यहां पे लिख लेते हैं, इसके साथ R1 निकालते हैं, R1। अब ये क्यूब है, तो जिस भी मटेरियल का बना होगा उसकी रेजिस्टिविटी ऐसा तो नहीं है कि ऐसे कट जाएगा तो कुछ और होगी, ऐसे कट जाएगा तो कुछ और होगी, नहीं होगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, रो। लेट कर लेते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी रो है। नाउ अब हमें लेना लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और लेंथ कौन सी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे कौन सी लेंथ है, ए, तो रो ए, कंफर्म है, अपॉन एरिया, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये डायरेक्शन करंट की, तो एरिया कौन सा, बी इंटू सी, बी इंटू सी, तो दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, रो ए अपॉन बी सी, रो ए अपॉन बी सी, दिस इज द रेजिस्टेंस, कंफर्म R1। तो दोबारा करते हैं इसी क्वेश्चन को, लेट कर लेते हैं, अब करंट जा रहा है ऐसे, I2 कंफर्म है, ऐसे। अब ऐसे करंट जाता है तो हमें निकालना है R2, क्या निकालना है, R2। अब R2 निकालना है इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट टर्म होगी, इनटू लेंथ, अलोंग द डायरेक्शन लेंथ इज B, लेंथ इज B, अपॉन एरिया कौन सा ले, A इंटू सी, वेरी सिंपल है, वेरी गुड, आप सभी ने कर दिया आई थिंक, R2। अब थर्ड करते हैं, अगर करंट जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ, अंदर के लिए डायरेक्शन को प्रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि 3D में डायरेक्शन ये बनाई जाएगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब हमें निकालना, यहीं पे लिख देता हूं R3, R3 इज इक्वल टू, R3 इज इक्वल टू रो, लेंथ क्या, C, एरिया A, B, दिस इज द रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, और क्वेश्चन में एक ही डायग्राम या एक ही मटेरियल के अंदर हमने अलग अलग डायरेक्शन में करंट को फ्लो किया। अलग अलग डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उन सब की वैल्यू भी क्या आई, अलग अलग आई, लेकिन क्या कॉमन रहा, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या, अगर हमें सिर्फ उस फैक्टर का ऐसे पता हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, लेकिन ये नहीं पता कौन सी लेंथ, कौन सा एरिया। अब क्या करेंगे हम, अगर हमें ऐसे करंट देगा तो भी हम ऐसे लिख देंगे, अगर ऐसे देगा तो भी ऐसे लिख देंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए देता हूं, जो आप होम टास्क समझेंगे। होम टास्क में आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या क्वेश्चन है, इस तरह से कोई वायर है या कोई भी मटेरियल है, इसके जो ये वाली जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, ये R1 है, क्या है R1, और जो ये वाली जो रेडियस है ये R2 है, क्या है R2, क्या है R2। दोबारा दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूं, ये वाली जो रेडियस है ये R2 है, और
जो ये वाली रेडियस है ये r मीन्स कैपिटल जो सिलेंडर सा दिख रहा है तुम्हें उसकी रेडियस r1 है और जो छोटे वाला अंतर है उसकी रेडियस r2 है। अब आपको क्या है और क्या दिया इसने कहा इसकी लेंथ है जो वो l है, क्या है l, और जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, क्या है रो। हमें निकालना फाइंड रेजिस्टेंस, क्या निकालना है फाइंड रेजिस्टेंस इफ current flow as shown in figure। अगर करंट फ्लो करता है कैसे, जैसे फिगर में दिया है, ये डायरेक्शन करंट की है ऐसे I1, तो हमें निकालना R1। इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, इसको R1 R2 होगा, इसको स्मॉल r ले लो बेटा ताकि हम R1 R2 में कंफ्यूज ना हो। R1 R2 ठीक है। और एक करंट जा रहा है ऐसे नीचे ऊपर ऐसे निकलता है, ये करंट है I2। तो हमें निकालना है R1 फाइंड R1 and R2। R1 means when current is I1, R2 when current is I2। कंफर्म है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। कंफर्म है? यस और नो? इस क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपको आई थिंक ये वाले फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे काम करती है, तो उसका आपको आइडिया आ जाएगा। कंफर्म है? गॉट इट? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लिया जाए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लिया जाए। कंफर्म है? यस और नो? क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। नोट करने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल ही देंगे। नाउ अब आगे करते हैं जो हमारा फिफ्थ फैक्टर था उसके बारे में बात। फिफ्थ फैक्टर जो है वो क्या है, टेम्परेचर। तो हेडिंग डाल लेंगे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर या फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, जो भी डालना चाहे। पहले हम इसके लिए बात करते हैं सिर्फ कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के रिगार्डिंग। टेम्परेचर सॉरी कंडक्टर सेमी कंडक्टर कंडक्टर सेमी कंडक्टर। आर निकालने का फॉर्मूला क्या, रो एल बाय ए। कंफर्म है? और रो की वैल्यू क्या, 2m/n⁻²। रो की वैल्यू यही है। नाउ अभी ध्यान से देखो, कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते, क्या करते, इंक्रीज करते, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? ई जो है, ई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा? अब एक कंडक्टर की बात हो रही है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होंगे, तो एन भी क्या रहेगा, यस और नो? M E N तीनों टर्म्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो स्पीड होगी
इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज होने से जो रिलैक्सेशन ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन देखो, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। अब रिलैक्सेशन ऑफ टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो टेम्परेचर इज आल्सो, सॉरी रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। कंफर्म है, दिस इज द रिलेशन विद कंडक्टर। सेमीकंडक्टर कहते हैं। इन सेमीकंडक्टर इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास कांस्टेंट के साथ साथ ई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आती है बात एन की। एन सेमीकंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब एन बढ़ने लग जाएगा। अब अगर एन बढ़ेगा, एन क्या होगा, बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है टाउ क्या होगा, टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। क्यों, एन बढ़ने से नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो गए, और नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होने से जो रिलैक्सेशन ऑफ टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, जितने ज्यादा चार्जेस वो जल्दी एक दूसरे से कोलाइड होंगे, तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी और रेजिस्टेंस जो है वो भी कम होगा। क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है। अब एन बढ़ रहा है, टाउ घट रहा है। एन बढ़ने से ये कम हो गए तो बात समझ में आ गई, लेकिन टाउ के घटने से फिर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन क्या है, सेमीकंडक्टर के केस में इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस हो जाते हैं कि इस रिलैक्सेशन ऑफ टाइम टाउ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती वहां पे, तो इसलिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाएंगे इस केस में। कंफर्म है, इस केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये बात किसकी थी, टेम्परेचर के रिगार्डिंग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करेगी। अब हम लेट कर लेते हैं ये एक कंडक्टर है। क्या है, एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है किसी भी टेम्परेचर टी पे, किसी भी टेम्परेचर टी पे। अब मैंने क्या किया, मैंने इस का टेम्परेचर dt इंक्रीज कर दिया। अब रो बढ़ जाएगी, डी रो हो गई। क्यों बढ़ जाएगी, यहां से देखो, तो इस कब हो जाएगी, T प्लस dt टेम्परेचर पे। यस और नो, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब रो हमारे पास रिलेशन आ गई, रो प्लस डी रो हो जाएगी। कब हो जाएगी, T प्लस dt टेम्परेचर पे। कब हो जाएगी, T प्लस dt टेम्परेचर पे। नाउ अब ध्यान से देखें तो जो डी रो है, रेजिस्टिविटी जो इंक्रीज होगी वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। यस और नो, करेगी बिल्कुल। जो रेजिस्टिविटी है डिपेंड करेगी पहले वाला मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैसी है। क्यों, अगर पहले वाला मटेरियल एक अलग कंडक्टर और एक इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी के साथ कैसे वेरी करती है टेम्परेचर, वो तो डिपेंड करेगी। तो डिपेंड करती है उस नेचर ऑफ द मटेरियल पे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो डी रो डिपेंड करेगा रो dt के। यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में बदलते हैं तो एक कोफिशिएंट लगेगा जिसको बोलेंगे थर्मल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। और जो इसकी वैल्यू होगी वो वेरी करेगी 10 की पावर
-3 to 10 की पावर -4 के अराउंड। कंफर्म है। अब यहां से हमें निकालनी है रो की वैल्यू। क्या करें हम इस, अब डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। वीडियो को पॉज बना के साथ में नोट्स मेकिंग करते रहेंगे भाई। अभी आपको ऐसे लगेगा कि क्या नोट्स मेकिंग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जितना आप कॉपी पेन चलाओगे उतना ही आपको फिजिक्स आएगी और उतना ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, उतने ही आपके टेस्ट क्वालिफाई होंगे। तो डी रो अपॉन रो इंटू रो डी टी। कैसे, रो इनिशियल टू रो फाइनल, 0 to t, 0 to t। नाउ डी रो का इंटीग्रेशन ln रो इनिशियल टू रो फाइनल। आई थिंक सबको पता चल गया होगा 1/x dx इंटीग्रेशन ln x होता है। रो t 0 से t। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln रो f माइनस रो इनिशियल, रो f माइनस ln रो इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। इसको कैसे ले सकता हूं, ln रो f अपॉन रो इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा टी। ln इधर आएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। तो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल इज इक्वल टू ई अल्फा टी, ई अल्फा टी। यस और नो। नाउ रो फाइनल, रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल, रो इनिशियल प्लस ई की पावर अल्फा टी। कंफर्म है, यस और नो। कंफर्म है। तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल प्लस ई अल्फा टी। ओके, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी भाई। रो फाइनल ln, तो ये रिजल्ट निकल चुका था बेटा, दोबारा करते हैं यहां से। ln एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, तो यहां सिर्फ रो f है ना बेटा, तो क्या है, रो f है। तो रो f अपॉन रो इनिशियल इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा टी। अब रो इनिशियल ई की पावर अल्फा टी। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। अब थोड़ी सी मैथ की हेल्प लेते हैं और हमें एक रिजल्ट पता है। क्या पता है हमें, हमें पता है e की पावर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस x प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लिख सकते हैं। तो इसी को हम ऐसे ही एक्सपेंड करें, तो इसको एक्सपेंड करते हैं सिमिलर इसकी तरह। रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल इंटू 1 प्लस x अल्फा टी। स्मॉल टाइप टेम्परेचर लेना चाहो तो डेल्टा टी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस अल्फा टी का स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा टी की क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल। ऐसे कंफर्म है। तो टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर ना, 0 से टी पे पहुंचे थे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डेल्टा टी ले लेते हैं स्मॉल टेम्परेचर की, टी इनिशियल टू टी फाइनल ले लेते हैं। ऐसे लेते हैं, वहां भी ठीक कर लेना, कर लोगे इतना तो बस 0 से टी की बजाय हम टी इनिशियल से टी फाइनल लिमिट ले लेंगे,
वहां पे टी फाइनल से टी इनिशियल को डेल टी ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा रो डेल टी। अब रो की वैल्यू 10 की पावर -3 10 की पावर -4 के साथ वेरी करती है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, उसका क्यूब क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल into 1 plus alpha del t. This is the result and this is the relation. कंफर्म है। तो इस तरह से टेम्परेचर के साथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी वेरी करेगा, और उसके साथ कौन वेरी करेगी, रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। कंफर्म है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और जो ये अल्फा होता है इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, याद रखेंगे, एंड अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर। कंफर्म है। तो सबको रिजल्ट याद रहेगा। तो आज हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में बातें की। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग हमने तो एक क्वेश्चन भी किया और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिया है। तो उस क्वेश्चन को घर से सोल्व करेंगे या होम टास्क है घर पे सोल्व करेंगे, और मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल के देंगे। कंफर्म है। ओके, थैंक यू।